दोस्तों नमस्कार। देवीम आईएएस टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 25 अगस्त 2022 और हम बात करेंगे हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। दोस्तों आज हम हिंदू के 4 आर्टिकल को देखेंगे। पहला फैमिली मैटर्स, सेकंड आर्टिकल कीप इट सिंपल और तीसरा एडिटोरियल आर्टिकल आज का रहेगा हेडिंग द G20 एंड न्यू दिल्ली चॉइसेस और लास्ट आर्टिकल जिसको हम डिस्कस करेंगे मेकिंग आउट अ केस फॉर द अदर यूबीआई इन इंडिया। वन बाय वन चारों ही आर्टिकल को समझने का प्रयास करते हैं, सरल भाषा में इनके क्रक्स को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला आर्टिकल है फैमिली मैटर्स। ये जो पूरा आर्टिकल है बेसिकली ये एक पॉलिटिकल आर्टिकल है, कांग्रेस लीडरशिप के इर्द गिर्द घूम रहा है। अभी कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है उसमें उसकी मीटिंग होने वाली है, वहाँ पे पार्टी प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के पार्टी प्रेसिडेंट थे, इन्होंने 2019 का जब लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस की हार होती है उसके बाद से अपना रेजिग्नेशन इन्होंने दे दिया और दोबारा ये तमाम दबावों के बावजूद ये पार्टी प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहते हैं। ऐसे में अब नए प्रेसिडेंट की तलाश हो रही है और एक नाम जो सबसे आगे देखने को मिल रहा है वो है राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का। इनकी छवि काफ़ी बेहतर है, साफ सुथरी छवि है। साथ साथ में जो कांग्रेस के ये जो कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष जो लीडरशिप है सबसे इनके संबंध काफ़ी बेहतर हैं। विभिन्न गुटों में इनकी गहरी पैठ है। इन सब के अलावा इनकी जो एक्सेसिबिलिटी है और साथ में जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब देखना ये भी काफ़ी दिलचस्प होगा कि वर्तमान में राहुल गांधी जी के अलावा इनकी बहन प्रियंका गांधी जी भी पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। ऐसे में जो भी अगला पार्टी प्रेसिडेंट होता है, भले ही वो अशोक गहलोत जी ही क्यों ना हो, प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी, क्या जो कांग्रेस है वो जो गांधी फैमिली है इनके इंटरफेरेंस से खुद को बचा के आगे बढ़ पाएगा? क्योंकि बिना गांधी परिवार के सपोर्ट के भी कांग्रेस इस वक्त, अगर कांग्रेस के अस्तित्व की बात करें, कांग्रेस को मजबूत करने की बात करें, तो निसंदेह यदि गांधी परिवार का सपोर्ट कांग्रेस से हट जाएगा तो कांग्रेस और ज़्यादा धराशायी हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ऐसे में जब पार्टी की छवि को सुधारने का प्रयास हो रहा है, जब राहुल गांधी जी जब सब कुछ इनके लिए रेड कारपेट तैयार है, बावजूद उसके ये त्याग का परिचय दे रहे हैं और दोबारा से पार्टी प्रेसिडेंट नहीं बन रहे हैं अशोक गहलोत जी, जो सबसे प्रमुख नाम सामने आ रहा है। देखना ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि चाहे वो अशोक गहलोत है या अन्य कोई भी शीर्ष जो कांग्रेस का जो लीडरशिप संभालता है, ऐसे में जो गांधी परिवार है वो किस तरीके से जो कांग्रेस का जो अब नया जो एक चेहरा सामने आएगा उसमें इंटरफेरेंस से कैसे रोक पाता है और साथ साथ में किस तरीके से अपना सपोर्ट कांग्रेस पूरी पार्टी को गांधी परिवार प्रदान कर पाता है। ये पूरा आर्टिकल का क्रक्स था। नेक्स्ट आर्टिकल की जब हम बात करते हैं कीप इट सिंपल, बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल इर्द गिर्द घूम रहा है, अभी जो बात है आधार को वोटर आईडी से इंटरलिंक करने की, इसके इर्द गिर्द आर्टिकल घूम रहा है कि ये जो इंटरलिंकिंग है इसको कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं करना चाहिए। ये कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं करना चाहिए, इस बात की एडवोकेसी ये पूरा आर्टिकल में की जा रही है। बेसिकली इसमें बात ये भी कही जा रही है कि भारत की बात करते हैं तो हम अपने जो लोकतंत्र है कई देशों की तुलना जब करते हैं तो भारत जो सबसे विशाल लोकतंत्र है और हमारे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर अब देखने को मिलती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका मिलता है? जो रेगुलर इलेक्शन और सक्सेसफुल इलेक्शन भारत में कंडक्ट होते हैं उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल मिलता है। जो हमारी डेमोक्रेसी है वो जब मजबूत होती है और उसमें प्रमुख जो हाथ रहता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रहता है। क्योंकि दो कारण इसमें सामने देखने को मिलते हैं। एक तो जो वोटिंग की प्रक्रिया है भारत में वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बस जाना है, बटन दबाना है। आप पढ़े लिखे हैं नहीं पढ़े लिखे हैं, सिंबल सामने देखिए, पढ़े लिखे तो साथ में जो लिखा रहता है उसको पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो
पढ़ने में सक्षम नहीं, बावजूद इसके वोट की जब बात आती है तो इसमें ये सारे बैरियर इलेक्शन कमीशन समाप्त कर देता है। सिंपल, कोई भी जाके जो बटन दबाएगा वो वोटिंग संपन्न वहां पर हो जाती है। तो पहला जो वोटिंग की प्रक्रिया भारत में वो कई देशों के मुकाबले बहुत ज़्यादा सिंपल है। इन सब के अलावा जो भारत का जो इलेक्शन कमीशन इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये बहुत जो जब वोट के समय देखते हैं उसके अलावा भी आमतौर पे पूरे टाइम पे ईयर लॉन्ग जो रजिस्ट्रेशन ड्राइव होता है कि जो वोटर आईडी बना सकते हैं हम अपना, सिंपल जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वेबसाइट के पे जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपका सारा जो भी रिक्विजिट डॉक्यूमेंट है उसको प्रोवाइड कराइए, वोटर आईडी तैयार हो जाती है। और इवन जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो ये प्रक्रिया और ज़्यादा सरल देखने को मिल जाती है। ऐसे में जो वोटिंग है वो भारत में बहुत ज़्यादा सरल देखने को मिलता है। अब जैसे जैसे भारत में शिक्षा का प्रसार हो रहा है, हमारी पॉपुलेशन और ज़्यादा मैच्योर हो रही है, अवेयर पॉपुलेशन और ज़्यादा हो रही है। अब इन सब के साथ में ऐसा ये भी हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं ऐसे घरों में रह रहे हैं जिनका जो एड्रेस होता है, जो हाउस एड्रेस होता है, वो अलग अलग, चाहे मोबाइल हम जब सिम ले रहे होते हैं, राशन कार्ड हो गए, बिजली का हो गया, बहुत सारा, इवन जब रेजिडेंशियल प्रूफ देना होता है या जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ के लिए जब कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना होता है तो हाउसिंग प्रूफ देना होता है। ऐसे में जो वोट जब बनाना होता है, जो वोटिंग के लिए भी क्या होता है, बहुत नॉमिनल, जब हम जहाँ पे रह रहे हैं तो वहाँ का प्रूफ देना होता है, एफिडेविट लग सकता है, राशन कार्ड लग सकता है, जो डॉक्यूमेंट है वो ईजिली। तो वोटिंग देने की प्रक्रिया के साथ साथ में जो वोटर आईडी है इसको बनाने का प्रोसेस भी काफ़ी सरल है। अब ऐसे में दिसंबर 2021 में लोकसभा से इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल पास होता है। इसमें ये प्रावधान सामने आता है कि जो आधार है, इसको जो कार्ड है, जो वोटिंग कार्ड है भारत में, उससे इसको जोड़ दिया जाए। अब बेसिकली जो मेन इंटेंशन है इसके पीछे वो ये है कि जो इलेक्टोरल रोल होते हैं, जो कई बार जो मिथक, जो डुप्लीकेट वोटिंग हो जाते हैं, कई सारे फेक वोटर आईडी कार्ड बन जाते हैं, कई मामले ऐसे सामने आते हैं, उस पे लगाम कसी जा सकेगी। बेसिकली इस इंटेंशन से इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल पास होता है, जिसमें जो आधार और वोटर आईडी इसको जोड़ने की बात कही जाती है। हालांकि जो सरकार है, पहले सरकार और उसके बाद स्वयं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात को कहता है कि ये जो प्रक्रिया है वो कंपलसरी नहीं होनी चाहिए बल्कि वॉलंटरी होनी चाहिए। जो करना चाहता है, अपने ऐसे लोग जो वॉलंटरली वोटर आईडी के साथ आधार को लिंकेज कराना चाहते हैं, बिल्कुल वो करा सकते हैं। और ऐसे लोग जो नहीं कराना चाहते हैं, रीज़न कोई भी हो, तो वो मैंडेटरी ना हो, लोगों के पास ऑप्शन होना चाहिए। आगे ये भी बात कही जा रही है आर्टिकल में, जो आधार होता है बेसिकली ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं होता। ये हमको पता है कि आधार सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का प्रूफ होता है, आधार मात्र इसका प्रूफ होता है कि हम पर्टिकुलर किसी स्थान पर रह रहे हैं। ये एक रेजिडेंशियल प्रूफ होता है, सिटीजनशिप का प्रूफ आधार नहीं होता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, हमको नोट कर लेना चाहिए। आर्टिकल में ये बात कही जा रही है कि चूंकि आधार जो है वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं होता, सिर्फ रेजिडेंट प्रूफ होता है। इन सब के अलावा जो एडल्ट जो जनसंख्या है, जो वयस्क जनसंख्या है, 18+ जनसंख्या है, और पर्टिकुलर कहीं का जो रेजिडेंस जो वहाँ पर रह रहे होते हैं, ये सभी लोग एलिजिबल किसके लिए होते हैं, वोटिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। ऐसे में चूंकि आधार सिर्फ एक रेजिडेंस का प्रूफ होता है, वोटर जो कार्ड होता है वो किसका प्रूफ होता है, वो इसका प्रूफ होता है कि जो व्यक्ति है वो वहाँ पर रेजिडेंशियल भी उसका है, वो वहाँ पर रह भी रहा है, 18+ भी है, साथ साथ में वो वहाँ का सिटीजन भी है। अब ऐसे में यदि जो वोटर आईडी कार्ड है उसको आधार कार्ड से अगर जोड़ दिया जाता है, तब इसमें कई सारे एरर सामने आ सकते हैं। इन सब के अलावा जो इलेक्टोरल डेटाबेस में जो एरर आते हैं, उसके मुकाबले ये देखने को मिला है जो आधार का जो डेटाबेस है, इसमें जो एरर है वो काफ़ी ज़्यादा है। कई जगहों पर आसानी से आधार बन जाते हैं, ऐसे लोगों के आधार बन जाते हैं जो उसके लिए पूरी तरीके से एलिजिबल नहीं होते हैं। इस पर बहुत सारे वाद विवाद इत्यादि हो सकते हैं, अभी हम उसमें नहीं पढ़ेंगे।
अभी हम सिर्फ आर्टिकल की बात कर रहे हैं। इन सब के अलावा ये भी आर्टिकल में बात कही जा रही है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का एक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहां पर ये इस ट्रायल रन को किया जा चुका है, जहां पर क्या किया गया था कि आधार को वोटर आइडेंटिटी कार्ड से जोड़ दिया गया था, जिससे कि ये प्रयास था कि जो वोटिंग है वो और ज़्यादा मजबूत होगी, उसमें जितने भी जो लूप होल हैं वो कवर कर दिए जाएंगे, फेक वोट नहीं पड़ पाएंगे। पर ऐसा वहां पर नहीं हुआ। अपितु इसके अलावा एक नई समस्या सामने आ गई कि जो एलिजिबल वोटर थे बड़ी मात्रा में उनके डेटा डिलीट हो गए। अब जो वोट के लिए ऑलरेडी पहले से एलिजिबल थे, ऐसे लोग जो लगातार वोट डालते आ रहे थे, पर जब आधार से वोटिंग आईडी कार्ड को लिंक कर दिया गया तब ये लोग वोट वहां पर नहीं डाल पाए। अब इन सब के बीच में इस बात को भी आर्टिकल आगे बढ़ा रहा है कि जो आधार है, आज के समय में बहुत सारी सर्विसेज के लिए आधार का इस्तेमाल होता है। ऐसे में यदि आधार के डेटा को वोटर आईडी के डेटा के साथ जोड़ दिया जाएगा तो जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं वहां पर यदि जो भी डेटा होते हैं उसका लीक होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इन सब के अलावा अभी प्रॉपर जो हमारे यहाँ पर जो डेटा प्रोटेक्शन जो बिल है वो भी जो गवर्नमेंट ने अभी लाया था, डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 लाया था, वो भी वापस हो गया। अभी नया डेटा प्रोटेक्शन बिल भारत में नहीं है। ऐसे में जो भी डेटा है वो किस तरीके से प्रोटेक्ट होंगे, और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी प्रक्रिया वो जितनी सरल होती है उतनी ज़्यादा लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ती है। और पहले से ही जो भारत में वोट डालने की प्रक्रिया है वो काफ़ी सरल बनी है। अब ऐसे में इस प्रक्रिया को कठिन बनाया जा रहा है आधार वोटिंग आईडी दोनों को लिंक करके। और जो ट्रायल रन में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हमारे सामने एग्जाम्पल है उनको ध्यान में रखते हुए हमको इस बात पर ज़रूर प्रयास करना चाहिए कि हम ये जो है ये मैंडेटरी न होने पाए, अभी तो वॉलंटरी बना रहे, क्योंकि जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है उसको मजबूत करना मेन उद्देश्य है और वो भारत की पहचान भी है। दोस्तों अगले आर्टिकल की अब हम बात करेंगे। अगला आर्टिकल है हेडिंग द G20 एंड द न्यू दिल्ली चॉइसेस। बेसिकली ये पूरा आर्टिकल इर्द गिर्द घूम रहा है G20। इस साल के अंत में जो G20 है उसकी जो चेयरमैनशिप है वो भारत के पास आ जाएगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि साल भर की जो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक का ये जो पीरियड है, इसमें जो G20 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम कह सकते हैं फोरम है वर्ल्ड का, उसकी जो चेयरमैनशिप है वो भारत करेगा। इसके साथ में पहली बार जो G20 की मीटिंग है वो भारत में, पूरा जो G20 जो समिट है उसको भारत होस्ट करने जा रहा है। ये खुद में काफ़ी बड़ा इवेंट है। अब बहुत सारी मीटिंग होगी, लगभग 200 से ऊपर मीटिंग होने वाली हैं, जिसमें दुनिया भर से मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट, बिजनेसमैन, एनजीओ, बहुत सारे जो भी इंगेजिंग ग्रुप हैं जो G20 से हैं, जो 19 पावरफुल इकोनॉमी दुनिया की हैं, इन सब के साथ में पूरा जो यूरोपियन यूनियन है, जिनको यूरोपियन यूनियन प्लस 19 जो कंट्री इनको मिला के 20, इनको G20 ग्रुप कहा जाता है, इन सबका पार्टिसिपेशन होगा। अब भारत, इससे पहले बात करें बड़े इवेंट की, तो 1983 में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो भारत में होस्ट हुआ था। इसके अलावा 2015 में तीसरा इंडिया अफ्रीकन फोरम समिट भारत में होस्ट हुआ था। पर अगर हम इन दोनों फोरम को G20 से कंपेयर करें तो G20 का कंपैरिजन इन किसी से भी नहीं बनता है। मौजूदा समय की अगर बात करें तो G20 खुद में काफ़ी महत्वपूर्ण फोरम बन के सामने उभर जाता है, क्योंकि जो G20 है लगभग 90% दुनिया की जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। 80% जो ट्रेड होता है वो G20 में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो 67% जो पॉपुलेशन है दुनिया की, ये भी G20 जो कंट्रीज है वो रिप्रेजेंट करती हैं। हालांकि जो G20 है वो एक एडवाइजरी बॉडी है, जो इसका जो भी डिसीजन इस पे होगा, जो इसके मेंबर कंट्री हैं
उनको ये एक रिकमेंडेशन के फॉर्म में होता है। अब पूरे आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है कि चूंकि G20 इसमें और भी जो मुख्य जो दुनिया की संस्था है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, WTO हो, WHO हो, इन सब के अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, इन सब का रिप्रेजेंटेशन G20 में होता है। ऐसे में जो G20 है ये एक बिल्कुल खास, इसका किसी से कंपेयर अभी करना उचित नहीं होगा, ऐसी एक संस्था बन के सामने उभर जाती है। अब G20 के कुछ इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो फाइनेंशियल क्राइसिस 2008-9 का जब हुआ था, यूरो क्राइसिस 2010 का हुआ था, तो ऐसे में G20 का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ था उस समय क्राइसिस से निकालने में। अब इन सब के बाद 2014 तक जब ये G7 नहीं होता था, G7 के स्थान पर G8 हुआ करता था, रशिया के निकलने के बाद G7 बन जाता है। इसके बाद जब बात करते हैं तो G7 में से जब रशिया निकल जाता है, अभी उस जो इम्पोर्टेंट पावर की बात करें, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट हो, EU हो, चाइना हो, सबको आज के समय में क्या है, भले रशिया G7 का पार्ट तो रशिया नहीं है, पर G20 का पार्ट रशिया है। और मौजूदा समय में मतभेद देशों के बीच में चाहे जितना हो, पर सभी को एक मंच पर काम करना पड़ेगा। ऐसे में G20 जहां पर वेस्टर्न वर्ल्ड, जिसमें US आता है, बेसिकली जितने भी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर है, सबका रिप्रेजेंटेशन G20 में है। रशिया G20 में इसका रिप्रेजेंटेशन है। रशिया के साथ दुनिया को संवाद स्थापित करने के लिए G20 मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसमें यह भी बात हो रही है कि आज के समय की बात करें तो आज का जो दौर है कोरोना वायरस पेंडेमिक का, इससे गुजरा है। इसके अलावा बात करें रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, भारत चीन के जो बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहे हैं, इसके अलावा EU और यूनाइटेड स्टेट के जो रशिया के साथ अभी जो मतभेद बढ़े हैं, साथ साथ में US और जो चाइना के रिलेशन इस समय काफ़ी तनाव की स्थिति में हो रहे हैं। ऐसे में जो G20 मीटिंग है उसको हैंडल करना खुद में काफ़ी बड़ा चैलेंज है, काफ़ी तनावपूर्ण कार्य है। और वर्तमान समय में जो 2022 का समिट है ये बाली इंडोनेशिया में हो रहा है। इंडोनेशिया खुद पर भी काफ़ी प्रेशर, क्योंकि देखिए इस समय जहाँ पर भी G20 होगा, वेस्टर्न जो भी कंट्री है, सबसे बड़ा प्रेशर तो ये होगा कि सभी कंट्री का जो भी जहाँ पर ये होस्ट होगा, जो जिसके पास चेयरमैनशिप होगी, उस पर ये प्रेशर ज़रूर पड़ेगा कि रशिया को इस फोरम से बाहर किया जाए। ऐसे में अगले साल जब G20 जब इस साल के अंत में इसको भारत चेयरमैनशिप आती है और अगले साल जब इसकी मीटिंग भारत में आएगी, तब भारत पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है अलग अलग तरीक़ों से। अब इसमें ये भी बात हो रही है कि ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि अभी कुछ महीने बाद जब बाली में G20 समिट हो जाएगी, उसका किस तरीके से आउटकम उस समिट का निकलता है, और जो बाली समिट का जो आउटकम होगा वो जो दिल्ली समिट जो होगी, जो दिल्ली समिट जो होने वाली है, उसको काफ़ी प्रभावित करेगा। इन सब के अलावा ये भी बात कही जा रही है कि भारत का अब इसमें क्या रोल होगा। भारत के जो भी पॉलिसी मेकर हैं उनके दिमाग में सारी बातें होंगी कि अब जो मिशन होगा जो G20 को, क्योंकि अगर रशिया को निकालने का प्रेशर बढ़ेगा, G20 को हटा के G19 करने की बात जिस तरीके से उठने लग गई थी, उसका प्रेशर होगा कि किस तरीके से जो G20 है इसके अस्तित्व को बचा के रखा जाए। साथ साथ में जो दुनिया है इसमें जितने भी मतभेद हैं उसके बावजूद सभी को एक साथ एक फोरम पे लाने का प्रयास बना रहे। इन सब के अलावा भारत के जो कुछ भारत के पास अपना जो G20 जब लीडरशिप, जब G20 जब चेयरमैनशिप रहेगी, एक अपॉर्चुनिटी भी रहेगी कि अपने नेशनल इंटरेस्ट में भारत किस तरीके से जो G20 जब जो समिट होगा उसमें भारत अपनी एक मार्क छोड़ सके। और जो ग्लोबल गवर्नेंस है, इस समय जो मौजूदा ग्लोबल संकट चल रहा है, उसको उस पर संवाद स्थापित करने की प्रक्रिया यदि भारत के प्रेसिडेंशियल G20 समिट में होती है तो ये बहुत खास होगा। इन सब के अलावा जो भारत अपना ब्रांडिंग कर सकता है, अभी जो भी रिसेंट अचीवमेंट भारत ने किए, चाहे वो भारत का डिजिटल रिवॉल्यूशन हो, क्लाइमेट चेंज में भारत के द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हो, भारत जो आत्मनिर्भरता की बात लगातार कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग
जो ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत अपना रोल लगातार बढ़ा रहा है, इसकी बात हो, इन सब के साथ साथ में जिस तरीके से भारत में जो स्टार्टअप कल्चर पनप रहा है, जो जेंडर में भारत के जितने भी प्रोग्रेस हुए हैं, सबको वर्ल्ड के सामने ब्रांडिंग करने का एक काफ़ी बड़ा मंच G20 भारत को प्रदान करेगा। इन सब के अलावा भारत अपनी ब्रांडिंग करके जो इन्वेस्टमेंट का अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के रूप में भी भारत अपनी ब्रांडिंग ऐसा इस समिट के माध्यम से कर सकता है जिससे जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत की तरफ आए। इन सब के अलावा जो जैसे इंडोनेशिया है, इंडिया है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका बैक टू बैक ये जो G20 की प्रेसिडेंसीज है उसको होस्ट करेंगे। सभी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, ऐसे में डेमोक्रेटिक वैल्यू को बढ़ाने के लिए G20 समिट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। इन सब के अलावा जो इब्सा फोरम है, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये भी बैक टू बैक, ये बड़ा सुखद संयोग है कि बैक टू बैक इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका G20 प्रेसिडेंशियलशिप है उसको होस्ट करेगी। 2023 में भारत करेगा, 2024 में ब्राज़ील करेगा, 2025 में साउथ अफ्रीका करेगा। और ये जो तीनों कंट्री जिनको हम ग्लोबल साउथ भी कहते हैं, ये भी G20 के माध्यम से ग्लोबल साउथ को डेवलप करने की प्रायोरिटी के रूप में भी इस मंच का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सब के अलावा भारत को मौजूदा वैश्विक जो भी वैश्विक संकट चल रहे हैं, जो भी वैश्विक चुनौतियां चल रही हैं, उसमें अपनी भूमिका निभाने का एक काफी बड़ा मंच भारत को सामने मिल रहा है। जो चीफ ग्लोबल डिप्लोमेट के रूप में भारत अपनी छवि को आगे मजबूत कर सकता है। अब जो दुनिया इस समय मल्टीपल डाइवर्जेंट जो ग्रुप में बट रही है, मल्टीपल डाइवर्जेंट जो इंटरेस्ट जो डिफरेंट कंट्रीज के पनप रहे हैं, जो बहुत सारे जो चैलेंजेस डिफरेंट कंट्रीज के सामने दिख रहे हैं, बहुत सारे जो मतभेद सामने हो रहे हैं, विवाद सामने हो रहे हैं, ऐसे में जो G20 है, जहां पर जो UNSC के 5 परमानेंट मेंबर होंगे, जो G7 कंट्रीज होंगे, ब्रिक्स के सभी कंट्री होंगे, इन सब के अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट कंट्री अर्जेंटीना, मैक्सिको होंगे, इन सब का रिप्रेजेंटेटिव इस फोरम को काफी खास बना देता है। इसके अलावा जब भारत के हाथ में प्रेसिडेंशियलशिप होगा तो भारत की यह भी जिम्मेदारी रहेगी कि भारत ऐसे भी देशों के जो भी विचार हैं, जो भी उनकी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको भी G20 समिट में G20 के मंच से पर लाने का प्रयास करे, उन कंट्रीज की आवाजों को भी उठाने का प्रयास करे जो कि G20 कंट्रीज नहीं हैं। अन्य कंट्री जो भी दूसरे देश हैं उनकी भी आवाज को भारत बुलंद करे, अपनी लीडरशिप का प्रभाव भारत छोड़े। इस सब के अलावा जो मौजूदा जो ग्लोबल सिचुएशन चल रही है उसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास हो। साथ साथ में काफी इंपॉर्टेंट बात यह भी कही गई है कि जो अफ्रीका है उसको जो लगातार अफ्रीका आइसोलेट बना हुआ है, मार्जिनलाइज्ड बना हुआ है, उसको भी खत्म करने का प्रयास भारत को करना चाहिए। जो अफ्रीकन यूनियन है उसको जो G20 है इसके परमानेंट ऑब्जर्वर से हटाकर फुल फ्लेज्ड मेंबर बनाने का भी प्रयास भारत को करना चाहिए। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो भारत के सामने रहेगा वो यही रहेगा कि किस तरीके से भारत के ब्रांड को मजबूत करें, इंडिया फोकस्ड व्यू को प्रमोट करें, ग्लोबल जो साउथ है उसके व्यू को मजबूत बनाएं, अपने भारत द्वारा जो डिप्लोमेटिक जो एफर्ट है, डिप्लोमेटिक डायलॉग है, उसको डिफरेंट कंट्रीज जो अभी काफी ज्यादा एक दूसरे से जिनके मतभेद बढ़ चुके हैं, किस तरीके से एक फोरम पे सबको मिलके बैठ के एक मंच पे लाते हुए समाधान तलाशने का प्रयास भारत के द्वारा किया जा सके। अब देखना यह काफी दिलचस्प होगा कि जो G20 जो समिट हो रही है, जो अगला जो G20 समिट होगा, जो भारत जिसको होस्ट करेगा, वो भारत को एक विशाल जो मंच है वो ऑलरेडी प्रदान हो रहा है। भारत में पूरी पोटेंशियल है, पूरी भारत में इस समय क्षमता है कि जो विभिन्न जो मतभेदों के बीच में पूरी दुनिया के जो दूसरे जो देश हैं सबको एक मंच पे लाके खड़ा करे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या भारत मौके को सही मायने में
अपने हितों को ध्यान में रखते हुए और वैश्विक को ध्यान में रखते हुए एक तीर से सभी निशानों को क्या साध पाएगा या नहीं। बेसिकली ये पूरा आर्टिकल राजीव भाटिया जी ने लिखा है, जो कि भारत की तरफ से फॉर्मर एम्बेसडर भी रह चुके हैं। तो दोस्तों अब हम दूसरे आर्टिकल की बात करेंगे। लास्ट आर्टिकल जो है मेकिंग आउट अ केस फॉर द अदर यूबीआई इन इंडिया। बेसिकली जब हम यूबीआई की जनरली बात करते हैं तो यूबीआई यूनिवर्सल बेसिक इनकम होता है। हालांकि आर्टिकल में अदर यूबीआई, यहां पर यूनिवर्सल बेसिक आई फॉर इनकम की जगह इंश्योरेंस की बात कही गई है। इस यूबीआई की बात इस आर्टिकल में कही जा रही है और इसमें तर्क दिया गया है कि कोविड-19 पेंडेमिक जब से हुआ है तब से इस बात पर काफी जगहों पर पूरी दुनिया में डिबेट हो गया कि एक जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है उसको देना चाहिए, ताकि जो लोग हैं, ऐसे लोग जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो सोसाइटी के काफी निचले पायदान पर आते हैं, ऐसा कोई भी भविष्य में कोई भी ऐसा मेजर इवेंट होता है जिससे जो इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं, हेल्थ क्राइसिस होते हैं, उससे जो लोग हैं उसको बचाया जा सके, उनकी स्थिति को संभाला जा सके, उसके लिए एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम की स्कीम देशों को शुरू करनी चाहिए। ऐसा लगभग बहुत सारे देशों में ऐसी आवाजें उठ रही थी, ऐसी बातें उठ रही थी। इसके बीच में बात आर्टिकल में ये की जा रही है कि ऐसे में ये भी समय आ गया है कि उस यूबीआई के अलावा, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के अलावा अब एक दूसरे यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस, इसकी भी बात करना ज़रूरी हो गया है। इसमें पूरे आर्टिकल में आगे ये भी बात कही जा रही है कि जो यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस है, ये जो सोशल सिक्योरिटी इसको मजबूत करेगा। अब इसमें टाइप ऑफ सोशल सिक्योरिटी नेट की बात कही जा रही है। तो अब इसमें जैसे कुछ एग्जाम्पल मान लीजिए इसमें दे दिया जा रहा है कि जैसे चलिए हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से बात कर रहे हैं कि ये कोई बिल्डिंग है, यहाँ पर मान लीजिए ऐसे बात कर लेते हैं, एक छोटी बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग, और ये सब पैरेलल में ही है। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर सेफ है, अपना इसकी सेफ्टी बनी हुई है और यहाँ पर बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स ऑलरेडी से हैं। बट ऐसा कोई मंच है, ऐसी कोई बिल्डिंग है, यहाँ पर सेफ्टी मेजर नहीं है। अब मान लीजिए ये चित्र हम इसको इस तरीके से देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ से गिरता है तो अब सिक्योरिटी नेट की बात करें तो 3 तरीके से सिक्योरिटी नेट हो सकता है। मान लीजिए एक सिक्योरिटी नेट यहाँ पर लगा दिया जाए कि जो व्यक्ति है वो जब गिरता है तो वो यहाँ पर रुक जाए, इसके नीचे ना जाए। तो अब एक ये तरीका हो सकता है, ये पहले टाइप का सिक्योरिटी नेट हो गया। दूसरे टाइप का सिक्योरिटी नेट क्या हो सकता है, मान लीजिए इसके पैरेलल में ही यहाँ पर हम सिक्योरिटी नेट ऐसा लग गया जो हम इसको देखें कि जैसे कि जो ट्रैम्पोलिन होता है जिसमें बच्चे खेलते हैं, जंप करते हैं और ये वापस उछालता है, फिर उसी स्थान पर आता है, उछलता है। तो दूसरे तरीके का सिक्योरिटी नेट क्या कर सकते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है इस पर हम ट्रैम्पोलिन को लगा दें। अब इससे क्या होगा, ट्रैम्पोलिन एक एक्टिव सेफ्टी नेट की तरीके से काम करेगा। और अब उसमें क्या करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई गिरता है तो ये जो ट्रैम्पोलिन यदि यहाँ पर ये लग गया तो ये वापस उछल के उसी स्थान पर पहुंच जाएगा। तीसरे तरीके के सेफ्टी नेट की भी बात कहेगी। तीसरे तरीके की सेफ्टी नेट क्या कह रहा है कि अब इसको हम एक लॉन्च पैड की तरीके से यहाँ पर कर दें। लॉन्च पैड जहाँ पर ट्रैम्पोलिन भी हो और प्लस उसमें उस लॉन्च पैड की ये खासियत हो कि जैसे जहाज उड़ता है, जैसे मान लीजिए व्यक्ति गिर रहा है, सेफ्टी नेट के स्थान पर ट्रैम्पोलिन के अलावा लॉन्च पैड हो, अब वो उस व्यक्ति को और ज़्यादा लॉन्च करके जो ऑलरेडी जो व्यक्ति पहले से जो सोसाइटी के जो निचले हिस्से में था वो लॉन्च पैड ऐसा हो कि उसको वो यहाँ से ऊपर करके और ज़्यादा उसकी पोजीशन पहले के मुकाबले मजबूत कर दे। तो बेसिकली ये जो तीनों एग्जाम्पल लिए गए वो डिफरेंट तरीके के सेफ्टी नेट के लिए लिए गए। जो पहला तरीके का है वो डिफरेंट जो सोशल जो सिक्योरिटी स्कीम्स होती है उसके लिए पहला लिया जा रहा है। अब इसमें आगे ये बात कही जा रही है कि जैसे मान लीजिए कि जो पहला जो था वो सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम होते हैं, जैसे कोविड के दौरान में
या फ्री राशन कहीं पे मिल गए या इस तरीके से मिल गए, तो वो व्यक्ति, जो भी मार्जिनलाइज्ड व्यक्ति है, उसकी पोजीशन को और खराब नहीं होने देगा। पर उस पोजीशन को और उसमें सुधार करना भी सिर्फ और सिर्फ उस स्कीम की वजह से नहीं हो पाएगा। बेसिकली जिन स्कीम का बेसिक मोटो यही होता है कि पोजीशन को और खराब नहीं होने दिया जाए, वो पहले तरीके के सेफ्टी नेट होंगे। अब दूसरे तरीके के सेफ्टी नेट किस तरीके से आ जाएंगे? जैसे स्कीम जिनका हायर जो आउटलेट हो, वो हायर आउटलेट हो, जो कि ट्रेम्पोलिन के तरीके से काम करे। जैसे कुछ स्किल डेवलपमेंट हो जाए, कुछ हो जाए कि व्यक्ति की पोजीशन जहां से व्यक्ति गिरा है, कुछ रोजगार इस तरीके से हो जाए कि व्यक्ति वापस उस पोजीशन पर हो जाए। अब तीसरे तरीके की जो इसमें बात कही जा रही है, उसमें यह बात कहा जा रहा है कि जो तीसरे तरीके का जो लॉन्च पैड की बात कही गई थी, जिसमें जो व्यक्ति है वो यहां से लॉन्च करके वापस पहले से भी उसकी पोजीशन और मजबूत हो जाए, और वो जब अपनी जो 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 भी प्रॉब्लम थी उससे पहले की पोजीशन जो बनी थी, उससे भी बेहतर पोजीशन में प्रॉब्लम के बाद पहुंच जाए। ऐसा जो लॉन्च पैड है, उसको तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत आएगी, बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत आएगी। दूसरे जो रिसोर्स हो गए, ट्रेनिंग हो गई, और जो इंस्टीट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनके माध्यम से ये सारी जो स्कीम्स सामने आएंगी, उनकी ज़रूरत होगी। इसमें आगे ये भी बात कही जा रही है, जब सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उनका बेसिकली होता है कि किस तरीके से फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी, इन सब पे ध्यान दिया जाए। इसमें भी अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो जब फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो भारत का जो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है वो दुनिया के सबसे बड़े फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम में से एक है, हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। चाहे उसके अलावा भारत में मिड डे मील स्कीम है। इन सब के बाद हम बात करते हैं, जब हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उनके लिए ऑर्गेनाइज्ड भारत जैसी स्कीम है। इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करते हैं तो ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जैसी स्कीम है, सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ऐसे सारे स्कीम हैं। इस पे अब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की हम बात करते हैं, तब उसमें जब फिनेंशियल स्कीम की जब बात करते हैं, हेल्थ हमने किस तरीके के स्कीम को देख लिया। पहला फूड सिक्योरिटी स्कीम को देख लिया, जहां पे नेशनल फूड सिक्योरिटी जैसी स्कीम की बात की गई आर्टिकल में। उसके बाद किस इस तरीके की स्कीम को देखा गया, उसके बाद देखा गया हेल्थ स्कीम को देखा गया। हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत और सीजीएचएस, ईएसआईसी, ऐसी स्कीम्स की बात कही गई। इसके बाद अब बात हो रही इनकम जो स्कीम है, उसमें जैसे ऑर्गेनाइज जो सेक्टर होते हैं, इनमें जो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड होते हैं, जीपीएफ होते हैं, ऐसी स्कीम हो जा रही है। इसके अलावा जीपीएफ के अलावा ईपीएफ होते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ हो जाते हैं। ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसमें ज़्यादातर इनका रोल देखने को मिलता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात जब करते हैं तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जैसी स्कीम सामने दिखती हैं, पीएम किसान स्कीम जैसी सामने योजना आती है, अटल पेंशन स्कीम आ जाती है, द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना दिखने को मिलती है, राष्ट्रीय जो पेंशन स्कीम है फॉर ट्रेडर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, ऐसी स्कीम सामने देखने को मिल जाती है। और इन सब के अलावा जो सबसे बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की जो इनकम सिक्योरिटी प्रोग्राम है, वो मनरेगा के रूप में सामने देखने को मिल जाता है। अब ये बात हो रही कि क्यों आखिर जो यूबीआई है, यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस की बात को क्यों लाना, समय की जो मांग बन रहा है वो इसलिए होता जा रहा है। पहली बात, जो इनसिक्योरिटीज है वो कोविड-19 के बाद से देखा गया कि बहुत सारे प्रश्न चिन्हों को कर दिया है। तो बेसिकली यदि इंश्योरेंस स्कीम को हम लाएंगे तो वो एक लॉन्च पैड की तरीके से काम कर सकेगा, जो हम प्रीवियस एग्जाम्पल में समझे थे, जो व्यक्ति की पोजीशन को और मजबूत करेगा। इन सब के अलावा जो भारत में जो इंश्योरेंस जो पेनिट्रेशन जो रेट है वो बहुत कम है। इसके अलावा जो इंश्योरेंस का जो हम प्रीमियम को अगर कंपेयर करें कि हमारा जो जीडीपी है उसका कितना प्रतिशत प्रीमियम इंश्योरेंस के रूप में हम टोटल भारत से जाता है, वो भी दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनसे जब कंपेयर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलता है। इन सब के अलावा आज के समय में जो डेटा है लोगों की, वो काफ़ी मजबूत हो चुकी है, डेटा का एक्सेसिबिलिटी बढ़ चुका है। उसमें जो जीएसटी के आने के बाद से
जैसे कि जब जीएसटी का जो टिन नंबर होता है उसके माध्यम से हो गया, गुड एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको बोलते हैं उसके माध्यम से जो डेटा जाता है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर जो बिजनेस हो गए और जो इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं उनके लिए, इसके अलावा जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है उनके लिए जो ई श्रम स्कीम जैसी अभी सरकार ने लेके आया था, तो इन सब के माध्यम से जो डेटा है इस पर बहुत ज़्यादा जो पहुंच है वो अब सुनिश्चित हो चुकी है। अब ये भी देखा जाएगा कि जो कुटुंब जैसी स्कीम जो कर्नाटका सरकार द्वारा चल रही है, एक सोशल सिक्योरिटी पोर्टल स्कीम है, जो डेटा जो भी डेटा रहते हैं उनका इस्तेमाल करके जो सिक्योरिटी जो सोसाइटी है, जो उसके डिफरेंट मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनकी सिक्योरिटी को प्रदान करने के लिए जो कुटुंब जैसी योजना जो कर्नाटका सरकार द्वारा लाई गई उससे भी सीख ली जा सकती है। ओवरऑल जो सोशल सिक्योरिटी जो इंश्योरेंस है जो उसको हमको बूस्ट करना पड़ेगा, इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। वॉलंटरी जो लोग हैं उनको सामने आना होगा इंश्योरेंस जैसे सेक्टर को, जिससे कि जो पूरी सोसाइटी एज अ होल है ये इंश्योर्ड हो सके, इसको एक लॉन्च पैड मुहैया हो सके। भविष्य में कोई भी अनसर्टेनिटी, चाहे वो हेल्थ संबंधी हो, फूड संबंधी हो, इनकम संबंधी, कोई भी ऐसी इनसिक्योरिटी सामने आती है तो उस पे जो व्यक्ति है उसकी कंडीशन और ज़्यादा खराब ना हो और वो वापस अपना जो भी समस्या से पहले की पोजीशन थी वहाँ पर, और प्रयास ये है कि उससे भी बेहतर पोजीशन में पहुँच सके। दोस्तों, आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।